Very good morning all of you and very welcome to my channel Trusty ISPCS। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक न्यायिक अवमानना के बारे में। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के बारे में भी यहाँ पर हम देखेंगे और न्यायालय की अवमानना करने के लिए क्या क्या दंड के प्रावधान हैं, अवमानना के नियम की आवश्यकता, अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी और यहाँ पर विधि आयोग ने क्या क्या सिफारिशें की हैं, इसका पूरा डिटेल डिस्कशन हम इस वीडियो में कर पाएंगे। देखिए हाल ही में क्या हुआ, आप इनको तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये वरिष्ठ प्राधिवक्ता प्रशांत भूषण जी हैं। कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान को हम यहाँ पर स्वतः संज्ञान को हम यहाँ पर मोटू भी कहते हैं, यहाँ पर सॉरी थोड़ा सा स्यूमोटू कहते हैं। तो यहाँ पर ये इन्होंने इन पर कार्रवाई शुरू की है। किसने? एससी ने। सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रशांत भूषण जी पर कार्रवाई शुरू की है। तो इन पर कार्रवाई क्यों की जा रही है? तो देखिए, ये वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण के द्वारा ट्वीट से संबंधित सोशल साइट्स पर कई बार पोस्ट किए गए और कथित तौर पर अवमाननाकरण ट्वीट भी यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की आलोचना की गई है। प्रशांत भूषण लगातार न्यायपालिका से जुड़े मुद्दों को उठाते रहे और कुछ समय पूर्व कोविड-19 के दौरान उन्होंने राज्यों के पलायन कर रहे कामगारों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की तीखी आलोचना की थी। प्रशांत भूषण ने भीमा कोरेगांव मामले में भी आरोपी बनाए गए बरबरा राव और सुधा भारद्वाज जैसे जेल में बंद नागरिकों के अधिकारों से लड़ने के संघर्ष का और कार्यकर्ताओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को भी यहाँ पर उन्होंने उजागर किया और इस संदर्भ में भी उन्होंने कोर्ट की कई बार तीखी आलोचना की है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो न्यायिक अवमानना है, ठीक है, न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 क्या कहता है? तो इसके अनुसार न्यायपालिका की अवमानना का अर्थ किसी न्यायालय की गरिमा तथा उसके अधिकारों के प्रति अनादर प्रदर्शित करना ही यहाँ पर न्यायपालिका की अवमानना माना गया है। न्यायिक आदेशों की अवमानना करना अथवा उनके जो दिए गए आदेश है उनका पालन ना करना इत्यादि भी, ये सब भी न्यायिक अवमानना की श्रेणी में आते हैं। न्यायिक अवमानना के अगर हम प्रकार देखें तो कितने प्रकार की न्यायिक अवमाननाएं हो सकती हैं? देखिए यहाँ पर दो प्रकार की न्यायिक अवमाननाओं को बताया गया है, एक तो सिविल अवमानना और दूसरा आपराधिक अवमानना। ये बताया गया है कि 1971 की धारा 2 के अनुसार न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 की जो धारा 2 है उसके अंतर्गत किसी निर्णय, न्यायालय द्वारा किसी निर्णय, डिक्री, आदेश, रिट अथवा किसी अन्य प्रक्रिया की जानबूझकर अवज्ञा करना, उल्लंघन करना यहाँ पर सिविल अवमानना कहा जाता है। उसके बाद धारा 2C के अंतर्गत न्यायालय की अवमानना का अर्थ न्यायालय से जुड़ी ऐसी बात के प्रकाशन से है जो लिखित, मौखिक, चिन्हित, चित्रित या किसी अन्य तरीके से न्यायालय की अवमानना हो सकती है। जैसा कि इन्होंने ट्विटर पर ट्वीट किया, इस तरीके से न्यायालय की बुरे तरीके से आलोचना करना भी एक तरीके से न्यायिक अवमानना का यहाँ पर क्रम दिखता है। अब अगर न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 के बारे में हम देखें तो न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 कहता है कि न्यायालय के किसी डिक्री, आदेश, रिट आदि के अवहेलना करने पर दंड देने की शक्ति को भी ये परिभाषित करता है। उसके बाद अवमानना करने पर या फिर जानबूझकर अवज्ञा करने पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने की यहाँ पर न्यायपालिका को स्वतंत्रता है। अधिनियम के तहत न्यायाधीशों पर भी न्यायिक अवमानना का केस दर्ज किया जा सकता है। उदाहरण के लिए से सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीश CS कर्णन को 6 माह का कारावास का दंड दिया था न्यायालय की अवमानना करने पर। किसको? CS कर्णन को। अब हम बात करते हैं न्यायिक अवमानना संशोधन अधिनियम 2006 के बारे में। 2006 कहता है कि न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 13 के तहत सत्य और सुविश्वास, गुड फेथ जैसे प्रावधानों को शामिल करने के लिए न्यायिक अवमानना अधिनियम 2006 को लगाया गया था। न्यायिक अवमानना की कार्यवाही के दौरान सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए सत्य व सुविश्वास के आधार पर व्यक्ति अपने बचाव के संदर्भ में न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत यहाँ पर कर सकता है। ये 2006 में संशोधन किया गया था।
अब अगर हम न्यायिक अवमानना के उद्देश्य देखें, आखिर क्या है न्यायिक अवमानना अधिनियम का उद्देश्य, तो इसका मेन उद्देश्य तो ये है कि न्यायालय की गरिमा और महत्व को बनाए रखना। अगर आप देखिए कि बार बार न्यायालय की ऐसी कड़ी आलोचना होगी तो लोगों का न्यायालय पर से विश्वास उठ जाएगा, कानून पर से विश्वास उठ जाएगा। अवमानना से जुड़ी हुई शक्तियां न्यायाधीशों को भय, पक्षपात और भावना के बिना कर्तव्यों को निर्वहन करने में भी यहाँ पर सहायता करती है। न्यायिक अवमानना की यह शक्ति विधि के समक्ष समता को लागू करती है और न्यायालय के आदेशों का बलपूर्वक अनुपालन करने हेतु समृद्ध शक्तिशाली व्यक्तियों के विरुद्ध एक उपकरण के रूप में कार्य करती है। न्यायिक अवमानना की शक्तियां न्यायपालिका की विश्वसनीयता और दक्षता को बनाए रखने में भी सहायक होती है। मतलब क्या है, अगर आप ये देखिए, न्यायालय की अगर कोई बात नहीं मानेगा तो न्यायालय का एक जो महत्व है, जो गरिमा है, वो कहीं ना कहीं विलुप्त होती चली जाएगी और खत्म हो जाएगी। उसके बाद न्यायालय की अगर अवमानना इसी तरीके से होती रही या फिर न्यायालय में पारदर्शिता नहीं रही तो यहाँ पर न्यायालय में कोई भी व्यक्ति, उस जो न्यायाधीश है, वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे, बिना पक्षपात के, बिना भय के वो अपने कार्य करेंगे, जिससे न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचेगी। अब न्यायालय अवमानना अधिनियम संशोधन की संविधान देख लेते, संविधान के क्या स्रोत है। तो देखिए, अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त होगी, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। इसके अलावा आर्टिकल 142 के 2 के अनुसार यह अनुच्छेद अवमानना के आरोप में किसी भी व्यक्ति की जांच तथा उसे दंडित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पर सक्षम है। अनुच्छेद 215 कहता है कि प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में स्वीकार किया जाएगा और उच्च न्यायालय को स्वयं के अवमानना के लिए दंडित करने में सक्षम बनाता है। मतलब अभिलेख न्यायालय वो है कि जैसे कि अगर किसी न्यायालय ने निर्णय दे दिया तो उस निर्णय को एक अभिलेख की तरह सुरक्षित रखा जाएगा और दूसरे निर्णय में उसका उपयोग किया जाएगा। ये यहाँ पर अभिलेख न्यायालय की परिभाषा को परिभाषित करता है। उसके बाद न्यायिक अवमानना के लिए दंड के क्या प्रावधान है ये देख लेते हैं। देखिए, दंड के प्रावधान की बात करें तो यह दंड 6 महीने का साधारण कारावास या फिर 2000 रुपए तक यहाँ पर जुर्माना हो सकता है। उसके बाद 1991 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया कि उसके पास न केवल खुद बल्कि पूरे देश के उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय और या फिर न्यायाधिकरणों की अवमानना के मामले में भी दंडित करने की शक्ति है। मतलब ऐसी अगर आपने किसी हाई कोर्ट को भी, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना ना करके किसी हाई कोर्ट की भी अवमानना की है तो ऐसे समय में भी सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह हाई कोर्ट के अवमानना के कारण भी आपको दंड दे सकता है। उसके बाद उच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 10 के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना के लिए दंडित करने का भी यहाँ पर विशेष प्रावधान है। न्यायिक अवमानना से संबंधित चिंताएं क्या क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 19 भारत के प्रत्येक नागरिक को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, परंतु न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 के द्वारा न्यायालय की कार्यप्रणाली के खिलाफ की बात यहाँ पर अंकुश लगा दिया गया है। कानून बहुत व्यक्तिपरक है, अतः अवमानना के दंड का उपयोग न्यायालय द्वारा अपनी आलोचना करने वाले व्यक्ति की आवाज को दबाने के लिए किया जा सकता है। अवमानना अधिनियम न्यायपालिका के हितों के टकराव की स्थिति भी यहाँ पर उत्पन्न करता है, क्योंकि न्यायाधीश स्वयं ही पीड़ित होते हैं और वे स्वयं ही न्यायकर्ता की भूमिका भी निभाते हैं। कई बार अवमानना अधिनियम लोकतांत्रिक लोकाचार के विरुद्ध है, क्योंकि एक स्वतंत्र लोकतंत्र में रचनात्मक आलोचना का अति महत्व होता है, जबकि यह कानून न्यायपालिका की आलोचना करने पर प्रतिबंध लगाता है। न्यायपालिका न्यायिक अवमानना अधिनियम में व्यक्ति की रक्षा उपायों के संबंध में प्रावधान का अभाव है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है। न्यायपालिका में न्यायिक अवमानना अधिनियम वर्तमान में ही प्रचलन में है, जबकि ब्रिटेन में इसे काफी पहले ही समाप्त कर दिया गया था। पर भारत में ये अभी तक प्रचलित है, जबकि ब्रिटेन से लिया गया और ब्रिटेन में इसको काफी पहले ही समाप्त कर दिया गया है। अब न्यायिक अवमानना के एक उदाहरण के तौर पर यहाँ पर हम एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हीरालाल दीक्षित बनाम उत्तर प्रदेश सरकार 1954। न्यायालय के प्रशासन में वास्तविक बाधा या रुकावट एक आवश्यक शर्त नहीं है।
ऐसा कोई भी कार्य जो अपमानजनक हो सकता है जिसके परिणाम स्वरूप न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचती है, न्यायिक अवमानना कहलाती है। ये यहाँ पर उन्होंने विचार न्यायपालिका ने दिया था। उसके बाद हम विधि आयोग के क्या विचार है, विधि आयोग ने क्या क्या सुझाव दिए हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, विधि आयोग ने बहुत सारे सुझाव दिए हैं। अपनी विधि आयोग की 274th रिपोर्ट 274वीं रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि अवमानना के अत्यधिक मामले के संबंध में आयोग ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय और सभी उच्च न्यायालयों में सिविल और आपराधिक अवमानना 583 के बहुत से लंबित मामले पड़े हुए। इतनी बड़ी संख्या में ऐसे मामलों की मौजूदगी साबित होती है कि कानून की प्रासंगिकता अभी भी बनी हुई है। अवमानना से जुड़ी शक्ति का स्रोत आयोग ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को अवमानना से जुड़ी शक्तियां संविधान से मिली हुई है। अधिनियम सिर्फ अवमानना की जांच और दंड के संबंध में न्यायिक प्रक्रिया को रेखांकित करता है, इसीलिए अधिनियम के संशोधन या उसे समाप्त करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालयों पर यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है, जैसे कि संविधान सर्वोच्च न्यायालय को उसकी अवमानना करने पर दंड देने की अनुमति देता है। इसके अतिरिक्त अधिनियम उच्च न्यायालय को इस बात की अनुमति देता है कि वे अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना करने पर किसी को भी दंड दे सकते हैं। और आयोग का मत है कि यदि अवमानना की परिभाषा को सीमित किया जाए तो अधीनस्थ न्यायालय प्रभावित होंगे, क्योंकि उनके पास अपनी अवमानना के मामले से निपटने के लिए यहाँ पर कोई भी प्रावधान या उपाय नहीं है। उसके बाद अस्पष्टता है। आयोग का विचार है कि अवमानना की परिभाषा में संशोधन करके अस्पष्टता आएगी। इसका परिणाम यह होगा कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अंतर्गत प्राप्त अवमानना संबंधी शक्तियों का प्रयोग करते रहेंगे। अगर अधिनियम में आपराधिक अवमानना की कोई परिभाषा नहीं रहेगी तो सर्वोच्च न्यायालय अवमानना की अनेक परिभाषाएं और स्पष्टीकरण दे सकते हैं। आयोग ने सुझाव दिया है कि स्पष्ट और सुनिश्चित करने के लिए परिभाषा को बरकरार रखना यहाँ पर जरूरी हो जाता है। उसके बाद पर्याप्त रक्षा उपाय भी यहाँ पर करने चाहिए। आयोग ने बताया है कि अधिनियम का दुरुपयोग रोकने के लिए अनेक रक्षा उपाय किए गए हैं। उदाहरण के लिए अधिनियम के कई प्रावधानों में ऐसे मामले पेश है जिनमें इसको अवमानना नहीं माना है। किसी मामले का सार्वजनिक हित में प्रकाशन, न्यायिक कृत्यों की निष्पक्ष और उचित आलोचना, न्यायालय के प्रशासनिक पक्ष पर टिप्पणी करना न्यायालय की अवमानना के अंतर्गत नहीं आता है। अगर हम इसमें आगे की राह देखें तो अनुच्छेद 19(1) के तहत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्राथमिकता माना जाना चाहिए और न्यायालय की अवमानना को सख्ती के अधीन रखना चाहिए। न्यायपालिका को दो परस्पर विरोधी सिद्धांत अर्थात वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा निष्पक्ष न्याय निर्णय को संतुलित करने की दिशा में प्रयास भी यहाँ पर करना चाहिए। न्यायपालिका के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि अवमानना कानून में संशोधन के लिए उठाए गए कदम अवमानना अधिनियम और उसके प्रयोज्यता की सीमाओं को स्पष्टीकरण यहाँ पर परिभाषित करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।